स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज को देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को। और मेरा तरीका ये है होता है कि जिन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके होते हैं उनकी डिटेल में जाने की बजाय सिर्फ आंसर तक रहा जाता है। और जहाँ पे डिटेल की ज़रूरत पड़े कोई चीज़ अगर किसी वजह से डिटेल एलेबोरेशन में जब लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा था रह गई हो तो वो यहाँ पे आ जाती है, तो वो फिर वहाँ यहाँ डिटेल में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले फिर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है कि एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियोडिक टेबल। तो इसकी चार ऑप्शंस हैं, आपने चारों को खुद पढ़ना है, लेकिन इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल कॉलम्स में यानी ग्रुप्स में 18 ग्रुप्स में इंक्रीज करेगा फ्रॉम एलिमेंट 1 डाउन टू एलिमेंट 7 और 8। और उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होती हैं यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी, और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिर इंक्रीज करते जाते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियस है यानी साइज ऑफ द एटम इन सिंपल टर्म्स वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। तो सेकंड एमसीक्यू कहता है कि एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल इन इट्स वैलेंस शेल, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इस पे हमने बात की थी कि जितनी ज़्यादा जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब उसके वैलेंस शेल में हम एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे। एमसीक्यू नंबर 3 कहता है कि मेंडलीव्स एटॉमिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। तो अर्लियर जितने भी पीरियोडिक टेबल थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले के, उनमें मेंडलीव का सबसे ज़्यादा फॉर्मिडेबल और वेल ऑर्गेनाइज था। और लेकिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास थी। सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके फिर एटॉमिक नंबर से चेंज हो गया क्लासिफिकेशन का सिस्टम। एमसीक्यू नंबर 4 कहता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज डिनोटेड बाय Z सिंबल, ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। Fourth and fifth periods of periodic table are called long periods। अगर हम periodic table पे नजर मारें तो आप देखेंगे तो ये जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स पीरियड 1 में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, इनको वेरी शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ग्रुप 1 इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड 2 में जाएं तो इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी तादाद कितनी बनी? 8। तो ये जो हैं ये शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। पीरियड 2 और पीरियड 3 में भी सोडियम से लेकर आर्गन तक जो है वो एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 8 है। और ये भी ग्रुप पीरियड 2 की तरह जो है वो किस में आएगा? शॉर्ट पीरियड में। सिर्फ पीरियड 1 शॉर्टेस्ट है, पीरियड 2 और 3 शॉर्ट में आएंगे, और जो पीरियड 4 एंड 5 हैं ये लॉन्ग में आएंगे, और 6 एंड 7 जो है वो वेरी लॉन्ग में आएंगे। क्योंकि 6 और 7 में लेंथेनम और एक्टिनम दो सीरीज भी मौजूद हैं, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, जिनकी वजह से ये वेरी लॉन्ग है या लॉन्गेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। तो ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर लॉन्ग पीरियड्स। एमसीक्यू नंबर 6 कहता है कि हैलोजन जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहा जाता है। एस्टेटिन भी शामिल है। एस्टेटिन क्योंकि रेयरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट है तो उसका नाम कम इस्तेमाल होता है। हैलोजन हैविंग लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोडीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड डाउन द ग्रुप
डिक्रीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। जितना स्मॉलर साइज होगा एटम का उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी, और स्मॉलर एटॉमिक साइज हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट का होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम और नीचे आते हुए ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। एमसीक्यू नंबर 7 कहता है अलोंग द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। तो ये आपने चारों ऑप्शंस पढ़नी है। एटॉमिक रेडियस जो है अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट्स इंक्रीज नहीं करते, गो के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर और उसके अकॉर्डिंगली फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज करते हैं उन्हीं शेल्स में जो पहले से मौजूद होती हैं। फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस पे एटम पे इंक्रीज कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन साइज ऑफ द एटम नहीं बढ़ता बल्कि श्रिंक हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 8 कहता है, पूछ रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑल मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल जो है ये ग्रुप 3 से 12 के जो एलिमेंट हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही होती हैं। ट्रांजिशन के फेज से इनके वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम ड्रॉ करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि 3 से 12 तक जो है ग्रेजुअली जो है प्रॉपर्टीज की वेरिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन ग्रेजुअली स्टार्ट होगी तो उनके रिजल्ट में प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता जाएगा। तो बेसिकली इनको ट्रांजिशन कहा जाता है। ये मेटल्स हैं, लाइट मेटल्स 1 और 2 की, ये प्योर मेटल्स हैं, और फिर आगे मेटलॉइड्स हैं और फिर नॉन मेटल्स हैं 15 16 17 या 16 17 प्योर नॉन मेटल्स हैं, 13 14 15 मेटलॉइड्स हैं। ये प्योर मेटल्स और हैवी मेटल्स हैं 3 से 12 तक की। 1 और 2 की लाइट मेटल्स हैं। तो बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स जो हैं दो तरीकों से इस आंसर को देखा जा सकता है, इनमें और इनमें ट्रांजिशन का रोल ये प्ले करते हैं, ब्रिज का रोल ये प्ले करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो है क्योंकि ये मेटल्स हैं यहाँ पे और नॉन मेटल्स हैं, और दूसरी बात ये है कि अपने अंदर भी इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या वेरिएबल वैलेंसीज हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टर्म मैंने बोल दिया यूज़ कर दी है, लेकिन वैलेंसी से इंटरचेंजेबली यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं। मजीद तफसील इसकी बाद में देखेंगे। तो इनके अपने अंदर भी बहुत सारे तगय्युरात मौजूद हैं, तो इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि एक ग्रेजुअल वेरिएशन से ये सारे एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेरिएशन ग्रेजुअल वेरिएशन इनमें हो रही है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दे आर अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। एमसीक्यू नंबर 9 पूछ रहा है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। चारों स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से वो है कि इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट से राइट पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेसिकली इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो इन चार ऑप्शन में से ये है कि इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड। एमसीक्यू नंबर 10 पूछ रहा है कि पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है कि इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी लव फॉर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई आर नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस ग्रुप 18 की गैसेस हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ कर चुके हैं और आप खुद भी ड्रॉ करके देखेंगे तो इनका वैलेंस शेल जो है वो एब्सोल्युटली जैम पैक्ड है, कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। दे कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट बॉदर टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब जो एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसका वैलेंस शेल में जो सब ऑर्बिटल्स हैं वो फुली अकोमोडेट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो फिर वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है एलिमेंट की, फिर वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है, आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। इसीलिए नोबल गैसेस एलिमेंटल फॉर्म में भी मोस्ट मोर स्टेबल है और मॉलिक्यूल कहलाती हैं अपनी स्टेबिलिटी के फैक्टर की वजह से एलिमेंटल फॉर्म में। तो ये वो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो कि एलिमेंट्स होने के साथ साथ मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है why cesium Cs with an atomic number of 55 requires little energy for release of electrons in outermost shell। cesium जो है उसको पहले ट्रेस करते हैं कि वो कहाँ पे है। वो ग्रुप वन का सिक्स एलिमेंट है, बेसिकली फिफ्थ है अगर हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करें तो। इसका एटॉमिक नंबर 55 है। उसका सवाल जो किया है अब उसको देखते हैं जगह इसकी पोजीशन लोकेट करने के बाद कि ये लिटिल एनर्जी क्यों रिक्वायर करता है। एटॉमिक नंबर जब भी इंक्रीज करता जाएगा न्यूक्लियस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड कम से कम होता जाएगा, इसलिए जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ इज पीरियोडिसिटी रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियोडिसिटी का मतलब मैंने बताया था रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे कि इस पीरियोडिक टेबल में ग्रेजुअल रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, यानी जब पीरियड वन का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और सेकंड एलिमेंट हीलियम के बाद हम सेकंड पीरियड में आए लिथियम पे, तो आप ये हाइड्रोजन और लिथियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं। वो क्या हाइड्रोजन ग्रुप वन का मेंबर नहीं है। फिर लिथियम से नीचे तीसरे पीरियड में जब सोडियम तक एटॉमिक नंबर 11 तक बात पहुंचती है, तो फिर लिथियम और सोडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं। दोनों मेटल्स हैं, लाइट मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, +1 का आयन फॉर्म करती हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है। जब एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें एलिमेंट्स को तो प्रॉपर्टीज हर ग्रुप के एलिमेंट्स की रिपीट करती चली जाएंगी। ये सर्टेन इंटरवल्स बनते हैं बेसिकली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल है उसको दोबारा देख लेते हैं। हाउ इज पीरियोडिसिटी रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की डिस्कवरी एक माइलस्टोन थी। तो क्यों रिलेटेड है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये हर एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी है। दो कोई भी दो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नहीं होते, इसलिए ग्रेजुअल वेरिएशन आएगा प्रॉपर्टीज में। और फिर कहीं पे जाके जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने की वजह से, सिमिलर होने की वजह से फिर वही एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो फिर प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। तो दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटॉन नंबर का यूनिक फैक्टर होना और दूसरा उस पीरियड तक दोबारा पहुंचते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना। आप लिथियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन पाएंगे, सोडियम के में भी एक इलेक्ट्रॉन पाएंगे, पोटेशियम के में भी एक पाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह चलता जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पीरियोडिसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो एटॉमिक नंबर पर बेस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की सिमिलरिटी आ जाएगी विद इन ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम्स, और प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी ग्रेजुअल इंटरवल्स पे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक कैटायंस फॉर्मेशन इजी। अभी जो शील्डिंग इफेक्ट की टर्म है ये शायद मैंने पहले बोली है या नहीं बोली, इसको देख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो होल्ड है इनर इलेक्ट्रॉन्स का। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, होल्ड नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एक अम्ब्रेला लाइक जैकेट फॉर्म कर देते हैं, एक अम्ब्रेला फॉर्म कर देते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज्यों ज्यों मदार बढ़ते जाते हैं, ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जितने ज़्यादा होंगे तादाद में, जैसे 1 में 2 है, 2 में 6 है, तीसरे में दूसरे में ग्रुप वन में 2 होते हैं, 2 में एस में 2 और पी में 6, तो 8 होंगे, तो 2 और बना लेते हैं। इसी तरह 3 में 3s भी होता है, 3s में 2, 3p में 6, ये 3p समझ लें, और 3d में फिर कितने होंगे उसके अकॉर्डिंगली कितनी जगह होती हैं 3d में, तो इसमें होंगे 10, 2 4 6 8 और 10, तो 3d में 10 हो गए। फिर कुल मिला के तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10 16 और 18। सेकंड में कितने आते हैं 2 और 6 8, और 1 में कितने आते हैं 1 में, क्योंकि सिर्फ s वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो 1s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें 2 जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, s और p। s 2 अकोमोडेट कर सकता है और p जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, कुल मिला के 8 हो गए। जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें 3 जगह हैं इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की, s में 2, p में 6
और डी में 10, तो यहाँ पे टोटल 18 आ सकते हैं। तो अब जब आप इसके साथ चौथा बता भी बना लेंगे तो इसमें टोटल मिला के 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एफ ऑर्बिटल भी शामिल हो जाता है 4f। तो 4f जो है उसमें 7 जगह हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे 4f में 14। 4s भी है उसमें 2, 4p भी है उसमें 6 और 4f भी है। तो इसको गिने तो ये बनते हैं s में 2, p में 6 और d रह गया है, d में 10 और f में 14। तो 14 प्लस 10 24 30 एंड 32। तो अब ये शील्डिंग इफेक्ट के हवाले से ये मैक्सिमम ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, वो यहाँ तक ही जाते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अब आप देखें कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। अगर इसी तरह से फील्ड हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स शील्ड फॉर्म कर देंगे, एक अम्ब्रेला लाइक जैकेट फॉर्म कर देंगे, और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पीछे उन पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होता चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती जाएगी। इस इफेक्ट को जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का होता है उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड न्यूक्लियस का कम होता जाएगा। आउटर मोस्ट में सबसे कम, तीसरे नंबर वाली में उससे कम, सेकंड में पहले के रिलेटिव जो है वो कम होगा। बहरहाल बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब केटायंस फॉर्मेशन, केटायन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन। जब होल्ड ही कम होता जा रहा है तो आप 4s से इलेक्ट्रॉन को इजीली उसका जोड़ा तोड़वा सकते हैं। 4s से तोड़वा लें, 4d से तोड़वा लें, मतलब किसी भी जगह से फोर्थ ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिलीज करवा के एक पॉजिटिव आयन फॉर्म कर देंगे। तो बेसिकली पॉजिटिव आयन यानी केटायन की फॉर्मेशन इसलिए सूटेबल हो जाती है, इजी हो जाती है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ का मतलब ये है कि रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। और मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ है कि प्रॉपर्टीज डू रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses। तो ये सिर्फ एटॉमिक नंबर और मास के टर्म का फर्क है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स जो है वर्टिकल कॉलम्स हैं 18 है, पीरियड्स जो है वो 7 है, वो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स हैं। एमसीक्यू नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड को देख लें, अपने सामने रख लें। पहला एलिमेंट पोटाशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। उसके बाद जो है वो मेटल ऑर्ड्स पे चलते हैं, गैलियम है। उसके बाद जी ई के सिंबल से कौन सा एलिमेंट बनता है, ये बहुत कम यूज़ होता है, यहाँ पढ़ा नहीं जा रहा नाम। उसके बाद एस्टेटीन है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है, ग्रुप 17 यानी हैलोजन का, और क्रिप्टॉन नोबल गैस है। तो इस ये लॉन्ग पीरियड कहलाता है। इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 है। तो लॉन्ग पीरियड जो है वो 4 और 5 है। तो यहाँ फोर्थ की बात कर रहा है तो 18 एलिमेंट्स हैं, लॉन्ग पीरियड है। पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 से लेके क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 तक। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है Why atomic size does not decrease regularly in period। ये भी important question है। atomic size लेफ्ट से राइट में मैंने कहा था डिक्रीज करता है क्योंकि effective न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज नहीं कर रहे होते। ये पिछले मदारों में ही अभी जगह मौजूद होती हैं, तो नए ऑर्बिट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इलेक्ट्रॉन से नीचे वाली यानी तीसरी दूसरी शेल में भी कॉम्बिनेट होते रहते हैं। तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी, या प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स की भी बढ़ती जाएगी। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देख लें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो एटम का साइज है वो श्रिंक होगा। यहाँ वो ये पूछ रहा है कि रेगुलर इंटरवल्स पे क्यों डिक्रीज नहीं करता। अब रेगुलर इंटरवल्स पे डिक्रीज ना करने की वजह ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये 3 से 12 तक
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहाँ रेगुलर इंटरवल्स पे डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने से बात पता लगेगी। यहाँ सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि 3 से 12 तक ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं है, लेकिन 13 से लेकर 17 तक फिर ग्रेजुअल डिक्रीज है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा होता है, शेल्स में शेल का इजाफा नहीं हो रहा होता, लेकिन 3 से 12 तक में शेल भी इजाफा हो रहा होता है। डिक्रीज है पर ग्रेजुअल नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शेल्स का भी इजाफा हो जाता है और होता है, लेकिन 13 से 17 यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में शेल का इजाफा नहीं हो रहा होता, सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इंक्रीज करते हैं। वहाँ एब्रप्ट हो जाता है एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज होना, लेकिन 3 से 12 तक उतना एब्रप्ट या ग्रेजुअल नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी लो होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना फिर मेटल एटम से आसान हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों करती है? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। इसके साथ ही कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ये हम कर चुके हैं सारे, लेकिन पढ़ते जाते हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पहला साइंटिस्ट था जिसने बाज़ाब्ता तौर पर ग्रुप और एलिमेंट्स की बात की थी, बाज़ाब्ता तौर पर पीरियोडिसिटी का वर्ड यूज़ किया था कि रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होती है या होगी एलिमेंट्स की, जब उनको अरेंज किया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये इसका कंट्रीब्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो व्हाई साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस इन अ पीरियड। साइज ऑफ द एटम शो कह रहा है करो, तो आपने शो खुद करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने आपको करके दिखाई थी, आपने कोई सा भी पीरियड पकड़ लेना है, 3 पकड़ लें। पहले सोडियम का ड्रॉ करें, सोडियम पीरियड 3 का पहला एलिमेंट है। फिर मैग्नीशियम को ड्रॉ कर लें और फिर यहाँ 17 के हैलोजन में जो है वो क्लोरीन को पकड़ लें, इसका ड्रॉ कर लें। तो आप देखेंगे कि जो एटॉमिक्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे होंगे, लेकिन आखिर में जाके शेल्स इंक्रीज नहीं कर रही होंगी। तो शेल्स इंक्रीज नहीं करेंगी जब मेटल और नॉन मेटल्स में यानी 13 से 17 में जाते हुए, तो फिर जो है वो साइज ऑफ द एटम डिक्रीज ही होना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि किसी भी एक पीरियड के 2 से 3 एलिमेंट्स को रैंडम स्पेस पे करके तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके दिखा दें, तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा, खुद ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की थी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन की बात मैंने की थी। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके आयन बन जाता है पॉजिटिव, और ये जो एक लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको गेन कर लेता है। फिर कोई भी ग्रुप 17 का मेंबर, हम क्लोरीन का नाम ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है 17 की मेंबर। तो क्लोरीन जो है इस पर -1 का चार्ज होता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद होती है। ये फिर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोरीन बन जाता है एटॉमिक, और ये NaCl से मिल गया है इसी असना में और NaCl बना दिया है। और इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आपने देखना है, वो ये है कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत जो है, इस जोड़े की मोहब्बत, जो जोड़ा अब यहाँ पे वैलेंस शेल में आएगा, इसको ज़रा एक दफ़ा थोड़ा सा अगर देखते हैं तो देख लेते हैं कि ये किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो बेसिकली इस तरह से इनके मदार पहले बनाने पड़ेंगे। जब इनके मदार बना लेंगे तो फिर आपको इस चीज़ की एग्जैक्टली समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले इनका मदार बनाते हैं और फिर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को मज़ीद ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं अपने जहनों में, ताकि इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे। मैंने सोडियम और क्लोरीन की बात की है, तो पहले सोडियम का हम बनाते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 एंड 12 11 इसका एटॉमिक नंबर है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ s में एक है, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो उसने वहाँ पे लूज कर दिया।
अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन 17। कहीं पे एटॉमिक नंबर ऊपर होगा, कहीं पे नीचे होगा, बहरहाल यहाँ पे इस चीज़ में हम नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2, 4, 10, 12 एंड 18। अब यहाँ 18 नहीं है, 17 है इसका एटॉमिक नंबर। ये है वो पी में एक जगह जो 6 होने चाहिए थे, सॉरी यहाँ पे 5 आना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो -1 दिखा रहा है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको। और ये सोडियम ने ये वाला शेल, थर्ड शेल अपना लूज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये 3p6 हो गए। और इसका जो है अब 3s खत्म हो गया, 2p इसका वैलेंस शेल है, ये देखें ये भी स्टेबल हो गया। 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे मदार में इसके, तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये भी आ गया। ये भी अपना मदार 6 से पूरा करके तीसरा मदार 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा कर बैठा, यानी कि 3s और 3p। डी है ही नहीं है जब, तो फिर उसको कंसीडर ही नहीं करना। तो यहाँ पे ये भी स्टेबल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये सेकंड में 8 के साथ और ये थर्ड में 8 के साथ। ये है वो स्टेबिलिटी का फैक्टर जिसकी तरफ हर इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट जाता है, इसीलिए वो बॉन्ड लूज, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक डिवाइडेड है कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आता है। तो इस असना में जो कंपाउंड बना है वो सोडियम क्लोराइड है। इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। लेकिन ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, वो एक इसका और एक इसका, ये जो जोड़ा है ऑपोजिट स्पिन्स के साथ होगा। इसका यानी कि 3p6 में से एक और इसका 3p6 में से एक जो शेयर होगा, कॉमनली शेयर होगा Na में और Cl में, तो दोनों में गिना जाएगा, यानी 8-8 ही होंगे। लेकिन ये वाला जोड़ा म्यूचुअली शेयर होगा, ये दोनों के मदार में शामिल होगा, तभी इसके 8 हैं और तभी इसके भी 8 होंगे। तो पॉइंट यहाँ पे बताने का ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को मज़ीद अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, रखने की सलाहियत जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और ये हैलोजेंस में होती है मैक्सिमम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में। ये मज़ीद अपने इलेक्ट्रॉन्स के इस जोड़े को भी जो शेयर्ड है, बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मज़ीद अपनी तरफ टिल्ट करके अपने ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज ले लेती है। इस करेक्टरिस्टिक्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये हैलोजन यानी ग्रुप 17 का जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, इसकी मैक्सिमम है और जनरली सब हैलोजेंस की मैक्सिमम है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ये लेफ्ट से राइट पीरियड में डेफिनेटली इंक्रीज करती है। यूँ जो मेटालिक करेक्टर कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं वो लाइट मेटल्स हैं, 3 to 12 ट्रांजिशन या हैवी मेटल्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर बहुत कम है। लेकिन जो ही आप 13 की तरफ मूव करते हैं, यानी बोरॉन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन फर्स्ट है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये शेयर्ड या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ मजीद करीब कर लेने का, अपने न्यूक्लियस के करीब करीब खींच के कर लेने की सलाहियत है, जो कि हैलोजेंस में एट मैक्सिमम है। सवाल क्या था? ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता दिया है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है। और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, थोड़े शेल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो हैलोजेंस हैं, क्योंकि इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक एट मैक्सिमम है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एट मैक्सिमम। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम काफ़ी कर चुके हैं, ये सारे फीचर्स ही हैं। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारे इसके फीचर्स हैं। और रिलेटिव पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और अभी जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उनकी भी पोजीशंस की जगह इसमें मौजूद है। फिर 7 पीरियड्स, 18 और 18 ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड हैं। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी, एस पी डी और एफ ब्लॉक्स। तो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल जो है वो एस ब्लॉक में फिल होते हैं। ग्रुप
3 to 12 जो है वो डी ब्लॉक है, इनका वैलेंस शेल बना के भी देखे थे, आप भी बना के किसी भी एलिमेंट को, टाइटेनियम हमने ड्रॉ की थी 22 एटॉमिक नंबर है, आप मैग्नीज 25 को ड्रॉ करके देख लें, वैलेंस शेल डी में फिल हो रहा होगा, तो यह कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, लेकिन आउटर मोस्ट जो सब ऑर्बिटल है वो डी होगा, तो इसलिए इनको डी ब्लॉक भी कहते हैं, इनको एस ब्लॉक भी कहते हैं। 13 से लेके 17 13 से लेके 18 तक ये भी शामिल है इसमें नोबल गैसेज, ये पी ब्लॉक है, और जो लैंथेराइड और एक्टिनाइड सीरीज है ये एफ ब्लॉक है, इनका वैलेंस शेल एफ में कंप्लीट हो रहा होता है। इस तरह से ये 4 ब्लॉक्स हैं with respect to filling of electrons। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एलिमेंट का, जो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मजीद को डिटरमिन करने का सबब है। डिस्कस इन डिटेल पीरियड्स, 7 पीरियड्स हैं। Group 1 is the period 1 is the shortest period, 2 and 3 are very short periods. Group period 1 is shortest, 2 and 3 are short, and 4 and 5 are long, and 6 and 7 are very long periods। और एलिमेंट्स की तादाद भी आप इनमें गिन के बता सकते हैं। Why, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, why and how are elements arranged in periodic table, बहुत दफ़ा बात हो गई है पीरियड्स में और कॉलम्स में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डिफाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड, बात कर चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, कितनी एनर्जी हम देते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम को उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने में। मेटल्स में आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं। तो जो आयोनाइजेशन लेफ्ट पे सारी मेटल्स हैं 12 तक, 12 1 to 12 ग्रुप्स तक, तो मेटालिक करेक्टर लेफ्ट से राइट में जो है वो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इट्स ट्रेंड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लव फॉर इलेक्ट्रॉन, इसकी बात भी कर चुके हैं। हैलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं जब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डाला जाए। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, या एनर्जी रिलीज्ड है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो हैलोजन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे जब उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। नोबल गैसेस क्योंकि फुली डोमिनेटेड हैं, उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जगह ही नहीं है। 17 तक की बात होती है जब ट्रेंड्स की बात हम करते हैं। तो जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, increases from left to right and decreases from top to bottom, because when atomic size increases, love for electron, न्यूक्लियस का लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली डिक्रीज कर देगा, क्योंकि उनके आपस में जो फोर्स है प्यार वाली जो उनको होल्ड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही कम होती जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाएगा बीच में। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 है बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। अभी शील्डिंग इफेक्ट का नाम लिया, क्वेश्चन भी आएगा। बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट एंड लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी ये बात की है, जितना साइज बढ़ता जाएगा इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक शील्ड या कवर या ब्लैंकेट फॉर्म कर लेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम हो जाएगा न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यानी फोर्थ ऑर्बिट की किसी भी जगह से रिलीज करवाना चाहेंगे तो कर पाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके जहन में कि क्या 4 में एस जगह से, पी में से, डी में से या एफ में से, तो एनर्जी लेवल के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे आखिर में फॉल करेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाया जाएगा। तो एनर्जी सेंस के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, एनर्जी क्योंकि ग्रेजुअली 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज कर रही है, तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, वहाँ से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। बेसिकली यहाँ पे एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। तो बात जो सवाल की थी उससे हम हट गए हैं कि बिगर साइज एटम्स का की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करवाना आसान होता है और इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी लेस होती है। और बाकी बात हमने इसकी कर ली हुई है। अब हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपके फील्ड में इजाफा हुआ होगा। आपका शुक्रिया।